अब यहां से स्टार्ट करते हैं। जो कल हमने स्टोरी हाइब्रिडाइजेशन की कंप्लीट की थी उसके बाद, और कल आपको एक होमवर्क दिया था IF7 के डायग्राम का, तो वो बोर्ड पे डिस्कस करेंगे। पहले SF6 का डायग्राम एक बार और समझें। SF6 का डायग्राम समझ में आ गया, समझ लेना IF7 का भी समझ में आ जाए। तो पहले हम SF6 के डायग्राम की फिर से डिस्कशन करते हैं। सल्फर इसका सेंट्रल एटम है। सल्फर में 16 इलेक्ट्रॉन इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड 8 थर्ड 6। सल्फर के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? सल्फर के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन है। इन 3 इलेक्ट्रॉन सल्फर के वैलेंसी सेल में, यहाँ ये सब आने जाने वाले गड़बड़ करते हैं और फिर काम करते समय क्या होता है कि हम कुछ चीज गलत बोल जाते हैं, इसलिए फिर से बात करना पड़ेगी। तो हम कल स्टडी कर रहे थे हाइब्रिडाइजेशन की। हाइब्रिडाइजेशन में मीथेन का डायग्राम समझा, अमोनिया का डायग्राम समझा, वाटर का डायग्राम समझा। इन तीनों के हाइब्रिडाइजेशन sp3 है। फिर हमने BF3 को समझा जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp2 था। BCl2 को समझा, उसका हाइब्रिडाइजेशन sp था। लीनियर स्ट्रक्चर में था, बॉन्ड एंगल 180 डिग्री। तो यहाँ ये समझा था कल तक कि सबसे हाईएस्ट बॉन्ड एंगल किसका होगा? sp हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का 120, sp3 का 109 डिग्री 28 मिनट। इस तरह बॉन्ड एंगल चेंज होता है हाइब्रिडाइजेशन के बेस पे, और sp हाइब्रिडाइजेशन का बॉन्ड एंगल मैक्सिमम होता है। मीथेन का डायग्राम टेट्राहेड्रल है क्योंकि उसमें 4 बॉन्ड पेयर थे। अमोनिया में 1 लोन पेयर 3 बॉन्ड पेयर, तो ज्योमेट्री चेंज हुई, लोन पेयर ज्योमेट्री को चेंज करेगा। ये हम समझ चुके हैं कि लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन होता है। मॉलिक्यूल के वैलेंसी सेल में जो इलेक्ट्रॉन है वो 2 टाइप के होते हैं। एक जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं वो बॉन्ड पेयर, और जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व ना हो, वैलेंसी सेल में प्रेजेंट रहे, वो लोन पेयर। तो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का रिपल्सन है। यही वेस्पर थ्योरी के नाम से हम जानते हैं, जिसको बोलते हैं वैलेंसी सेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन थ्योरी। और इस थ्योरी के अकॉर्डिंग ही किसी मॉलिक्यूल की ज्योमेट्री अरेंज होती है स्पेस में। तो उसमें हमने आपको समझाया था कि मॉलिक्यूल के अंदर रिपल्शन फोर्स शुड बी मिनिमाइज फॉर स्टेबिलिटी। मॉलिक्यूल का स्पेस में अरेंजमेंट स्टेबल कब होगा? जब उसके एटम्स का रिपल्शन मिनिमाइज हो। अब एटम्स में रिपल्शन क्यों होता है? उनके इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन में रिपल्शन होता है, मतलब जो बॉन्ड पेयर है, लोन पेयर है, उनमें रिपल्शन होगा, और फिर वो स्पेस अरेंजमेंट ऐसा ऑक्यूपाइड करेंगे जिससे कि मिनिमम रिपल्शन, तो स्टेबिलिटी इंक्रीज हो जाती है। तो अमोनिया का डायग्राम ट्राइगोनल पिरामिडल हुआ था, वाटर का डायग्राम वी शेप्ड हो गया था। फिर आपने एक PCl5 की स्टडी की, उसमें ट्राइगोनल बाई पिरामिडल हुआ। अब SF6 पढ़ाते हैं। हाइब्रिडाइजेशन इसका क्या है? sp3d2। ज्योमेट्री क्या हमने डिसाइड की थी? ऑक्टाहेड्रल। बॉन्ड एंगल इसका क्या है? 90 डिग्री। ये सारी चीजें फिक्स है, बदलेगी नहीं, डेफिनेट है, मतलब आप चेंज भी कर सकते हैं अपने मन से। ये सल्फर सेंट्रल एटम 2s6, आउटर में 6 इलेक्ट्रॉन है। 6 इलेक्ट्रॉन है तो डायग्राम क्या होगा? 3s2 3p4। ये सल्फर का वैलेंसी सेल का कॉन्फ़िगरेशन है। और हम वैलेंसी बॉन्ड थ्योरी की स्टडी करते हैं तो उसके पहले आपको समझा चुके हैं कि जब तक आपको उसके इलेक्ट्रॉन का आइडिया और उसके कॉन्फ़िगरेशन का आइडिया ना हो, तब तक आप VPT थ्योरी की स्टडी या VPT थ्योरी को नहीं समझ सकते। तो ये 6 3s2 3p4, और ये ध्यान रखिए थर्ड वैलेंसी सेल में d ऑर्बिटल पॉसिबल है, चाहे वो वेकेंट हो बट प्रेजेंट होगा, उसका स्पेस होता है। ये बना 3s2 और ये 3p4, 1 2 3 4, और यहाँ d ऑर्बिटल वेकेंट है। और p ऑर्बिटल 5 होते हैं, s ऑर्बिटल 1 होता है, p के 3 होते हैं, आपको पता है। अब सल्फर हाइब्रिडाइज्ड होगा उसके ऑर्बिटल, तो ये इलेक्ट्रॉन वेकेंट d ऑर्बिटल में शिफ्ट हो जाएगा,
और ये वाला इलेक्ट्रॉन भी यहाँ वैकेंट ऑर्बिटल में शिफ्ट होगा। मतलब कितने ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो गए? मैक्सिमम ऑर्बिटल अनपेयर्ड होकर ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व होने की ट्राई करते हैं, टेंडेंसी है ये। कितने ऑर्बिटल? 6, 1 2 3 4 5 6। क्लियर? अब यहाँ फ्लोरीन के बारे में आपको पता, हजारों बार समझा दिया कि फ्लोरीन के पास 9 इलेक्ट्रॉन होते हैं इन द फर्स्ट ऑर्बिट, 2 सेकंड, 7 मींस इसकी रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन है। और इसमें भी ये ध्यान से समझ लीजिए, ये डायग्राम 2s2 2p5, ये p5, ये फ्लोरीन का 1 2 3 4 5, ये कौन सा ऑर्बिटल है? px py pz, ये pz ऑर्बिटल इसमें अनपेयर्ड है। ये आकर के यहाँ ओवरलैपिंग करेगा। सारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग में इन्वॉल्व नहीं हो सकते क्योंकि ये और ये तो पेयर्ड है। जो अनपेयर्ड ऑर्बिटल होगा वही ओवरलैपिंग में आता है। तो फ्लोरीन का कौन सा ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा? pz, वो यहाँ आएगा। ये आ गया एक फ्लोरीन। हम उस ऑर्बिटल को डिजाइन नहीं करते, सीधे फ्लोरीन को लिख देते हैं। ये एक फ्लोरीन, एक ही और एक ही। अब समस्या ये कि ये फ्लोरीन में 2 तरह के इलेक्ट्रॉन है, डायग्राम बना के समझा। एक तो जो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ, भाई ये pz वाला इलेक्ट्रॉन तो बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हुआ ना। कितने इलेक्ट्रॉन थे फ्लोरीन के आउटर में? 7, एक चला गया, अभी 6 बचे हैं ना। तो ये 6 इलेक्ट्रॉन भी तो दूसरे फ्लोरीन के 6 इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। न्यूक्लियस को रिपेल करेगा, और ये सल्फर का न्यूक्लियस फ्लोरीन के न्यूक्लियस को रिपेल करेगा। सल्फर के इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन के इलेक्ट्रॉन को रिपेल करेंगे। इट मींस यहाँ सब कुल मिला के रिपल्सन ही रिपल्सन। तो रिपल्सन को मॉलिक्यूल को क्या करना पड़ेगा? मिनिमाइज। क्यों? कि वो स्टेबिलिटी चाहता, दूसरा कोई स्टेबिलिटी चाहे या ना चाहे, मॉलिक्यूल तो स्टेबिलिटी चाहता। अरे मॉलिक्यूल स्टेबिलिटी नहीं चाहता, दुनिया का हर इंसान स्टेबिलिटी चाहता है। दुनिया का छोटा से छोटा, जैसे कोरोना आया, कोरोना वायरस है, वो भी स्टेबिलिटी चाहता है। वो भी चाहता है दुनिया में मैं रहूं। क्यों? कि ये सबकी दुनिया है। ऐसा थोड़ी कोरोना की दुनिया है कि हमारी दुनिया है, ये सबकी है। पूरे दुनिया में सब तरह के लोग रहना चाहते हैं। वायरस भी रहना चाहता, बैक्टीरिया भी रहना चाहता, और जितने भी जर्म्स है, कीड़े मकोड़े, सबकी धरती है। तो समस्या ये है कि ये स्टेबिलिटी चाहते हैं। और स्टेबिलिटी के लिए क्या कर सकते हैं? आपको जब जीओसी की स्टडी करोगे तो स्टेबिलिटी, मॉलिक्यूल की स्टेबिलिटी के लिए मॉलिक्यूल एटम कुछ भी कर सकता है। कुछ भी नहीं, सब कुछ कर सकता है। कैसे? मॉलिक्यूल अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, एटम अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। एटम इलेक्ट्रॉन को गेन कर लेगा। जैसे ये फ्लोरीन अपनी स्टेबिलिटी चाहता है, क्या करता है? इलेक्ट्रॉन को गेन करता है। किसी के आउटर में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, वो स्टेबिलिटी चाहता, नोबल गैस का कॉन्फ़िगरेशन चाहता, इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर देगा, पॉजिटिव आयन में कन्वर्ट हो जाए, क्योंकि उसको कंफर्ट फील होता है पॉजिटिव आयन में। कोई इलेक्ट्रॉन गेन करके नेगेटिव आयन में कंफर्ट फील करता है, स्टेट कंप्लीट हो गया नेगेटिव आयन। मीन्स दुनिया में हर कोई अपनी अपनी स्टेबिलिटी चाहता है। हमें ऐसा सुनने में आता केवल इंसान ही अपनी स्टेबिलिटी चाहता, नहीं। दुनिया में एटम, मॉलिक्यूल, जितने भी बैक्टीरिया, वायरस, जितने भी धरती पर एनिमल है इंसान के साथ, वो सब अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। और उस स्टेबिलिटी के लिए क्या क्या कर सकते हैं? अगर एटम आयन की बात करें तो वो इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। दूसरी चीज, स्टेबिलिटी के लिए कुछ भी कर सकता है, सब कुछ कर सकता है। एटम किसी का मर्डर भी कर सकता है, मतलब इलेक्ट्रॉन को रिलीज कर सकता है, इलेक्ट्रॉन को गेन कर सकता है। किसी का मर्डर करना पड़ा तो उसको मर्डर भी कर देगा। तो यहाँ पर प्रॉब्लम क्या है? स्टेबिलिटी का कंसेप्ट एक नंबर पर है। चाहे वो मॉलिक्यूल की बात हो, चाहे एटम की हो, चाहे और किसी की, सब अपनी अपनी स्टेबिलिटी चाहते हैं। इसके लिए उसको सब कुछ करना पड़ता है, कुछ भी कर सकता है। तो ये 6 फ्लोरीन यहाँ है। अब रिपल्सन की थ्योरी काम करने लगी तो ये तो स्टेबिलिटी चाहता। तो ये सल्फर क्या करता है? सेंटर में एडजस्ट होता है, क्योंकि इसी ने बुलाया है सबको। 6 फ्लोरीन को निमंत्रण किसने दिया? सल्फर ने। ये इसी का टेंशन है, 6 फ्लोरीन को सेटिंग की, 6 फ्लोरीन को अपनी तरफ बुलाया, अब देव जगह उनको। तो ये क्या करता है? सबको बेवकूफ बनाता है। कैसे करता है? 4 को बोलता है ऐसे, 4 को कैसे रखेगा? सेम प्लेन।
जैसे यहाँ सल्फर है, आप ये समझिए यहाँ सल्फर है, तो एक को इधर रखेगा, ये सल्फर है, एक को इधर रखेगा, सेम प्लेन में है, एक को इस कॉर्नर पे भेजेगा, ये सेम प्लेन में है, रिपल्सन कम हो गया दोनों का, तीसरे को तीसरे कॉर्नर पे सेट करेगा, चौथी को चौथे कॉर्नर पे सेट करेगा, सबको अपनी अपनी डिस्टेंस पे मैनेज करेगा ताकि चारों आपस में झगड़े ना करें। 4 कॉर्नर पे सेम प्लेन में हो गए। अब एक फ्लोरीन को कहाँ ले जाएगा, बोले ऊपर, ऐसे ये सल्फर है तो एक को ऊपर ले जाएगा, हो गया एक ऊपर, एक सल्फर को बोलेगा डाउन लेवल, यहां से बॉन्ड बना। तो देखिए 1 2 3 4, ये चारों फ्लोरीन सेम प्लेन में ऐसे। अब 2 कहाँ है, बोर्ड पर तो बन नहीं सकती, एक सल्फर कहाँ है, आपकी तरफ, ऐसा समझ लीजिए इधर है, और एक बोर्ड के पीछे। तो अब बोर्ड के पीछे वाली फ्लोरीन कैसे बनाऊं, और चलो वो तो बना दूंगा बोर्ड के पीछे, बोल दूंगा बोर्ड के पीछे एक है, आप देख ही नहीं पाओगे। इधर वाली वो तो आपको दिखेगी ना, इसको कैसे बनाऊं, इसलिए डायग्राम में ऐसे बनाना पड़ता है, एक डाउन और एक अप। ये SF6 का डायग्राम है जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑक्टाहेड्रल। अब समस्या है कि कल भी यही प्रॉब्लम आई थी कि इसके कॉर्नर तो 6 है, 1 2 3 4 5 6 कॉर्नर है, तो ये तो हेक्सागोनल होना था ना, ऑक्टाहेड्रल कहां से आएगा, एक्चुअली ये ऑक्टाहेड्रल ही है। कैसे, आज ध्यान से समझिए, ये एक पेपर है, ध्यान से देख लीजिए, इसकी डिजाइन मैंने आपके सामने चेंज की, ये ऐसा स्क्वायर है एक, और ये लीड को मैंने सेंटर से क्रॉस किया, समझ में आ गया होगा। ये SF6 का डायग्राम समझने की कोशिश करिए। सल्फर कहाँ है, इस लीड के सेंटर पे, ये लीड का जो सेंटर है सल्फर है। अब देखिए फ्लोरीन कहाँ है, यहाँ है, 1 2 3 4, जो सल्फर जिस प्लेन में है उसी प्लेन में चारों फ्लोरीन है ऐसे, पर बोर्ड पे ये ऐसा दिखता है, ऐसा नहीं है, ये ऐसा है, क्लियर। एक फ्लोरीन यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। अब 2 फ्लोरीन कहाँ, एक यहाँ टॉप पर, और एक फ्लोरीन कहाँ है, यहाँ बॉटम में। ये है ऑक्टाहेड्रल, नॉट हेक्सागोनल। ऑक्टाहेड्रल कैसे हुआ, 8 कॉर्नर कैसे बने समझिए। ये फ्लोरीन, इससे इसका कॉर्नर बनेगा एक, इस फ्लोरीन से इसका कॉर्नर बनेगा 2, इस फ्लोरीन से इसका कॉर्नर बनेगा 3, इस फ्लोरीन से इसका कॉर्नर बनेगा 4 कॉर्नर तो ऊपर बन गए। ये फ्लोरीन इधर की फ्लोरीन से भी तो कॉर्नर बनाएगी ऐसे, ये 1 ये 2 ये इधर 3 और ये 4 कॉर्नर अपर लेवल पर है, 4 कॉर्नर डाउन साइड हो, तो गया ऑक्टाहेड्रल। 8 कॉर्नर है तो सही, बच्चे की जान दोगे क्या, ये यहां से यहाँ कॉर्नर, यहाँ से यहाँ कॉर्नर, यहाँ से यहाँ, तो ये ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री, क्लियर। यहाँ 2 कॉर्नर नहीं, ये फ्लोरीन चारों फ्लोरीन से कॉर्नर बनाती है, तो 4 कॉर्नर अपर लेयर पे होंगे, 4 कॉर्नर डाउन लेयर पे होंगे। अब बॉन्ड एंगल की बात करें, ये देखिए ये तो स्क्वायर प्लेनर है ना, ये पूरी डिजाइन तो स्क्वायर में है, एक फ्लोरीन इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, ये चारों फ्लोरीन कितने एंगल पर है, 90 डिग्री के एंगल पर है। पढ़े लिखे समझदार हो, स्क्वायर का एंगल 90 डिग्री होगा। एक फ्लोरीन, 2 फ्लोरीन, 3 चारों फ्लोरीन आपस में 90 डिग्री का एंगल बनाती है। ये फ्लोरीन और ये फ्लोरीन 180 का एंगल बनाती है, क्लियर। अब ये टोटल करें कि इसमें 90 डिग्री के एंगल कितने हैं, तो देखिए 90 डिग्री के एंगल काउंट करें। इस फ्लोरीन से इस फ्लोरीन का एंगल 90 डिग्री, इस फ्लोरीन से इसका 90 डिग्री, इससे इसका 90, इससे इसका 90, 4 तो ये हो गए, 4 90 डिग्री के एंगल ये हो गए। अब देखते हैं ये टॉप पर जो फ्लोरीन है इसका इससे 90 डिग्री, ये भी तो 90 है, ये फ्लोरीन इधर है ना ऐसे, ये देखो ऐसे इधर है, तो इसका इससे एंगल 90 डिग्री, इससे इसका एंगल 90 डिग्री, इससे इसका एंगल 90, इससे इसका एंगल 90, ये 8 एंगल हो गए। तो ये वाली फ्लोरीन का इससे एंगल 90, इस फ्लोरीन से 90, इधर 90, इधर 90, मतलब 12 एंगल 90 डिग्री के होते हैं। घर पर इस तरह का कार्डबोर्ड लेकर के, जैसा मैंने लिया है दिख रहा होगा आपको, इस तरह के कार्डबोर्ड को बना के आप खुद भी प्रैक्टिस कर सकते हो
कि ये 90 डिग्री के 4 कॉर्नर अपर, 4 कॉर्नर डाउन साइड, सल्फर सेंटर में, एक फ्लोरीन ऊपर एक फ्लोरीन डाउन, 12 90 डिग्री के एंगल होंगे, इससे इसका एंगल 180 का। क्लियर? इस तरह हम सल्फर हेक्साफ्लोराइड का जो डायग्राम है वो क्या है एक्चुअली ऑक्टाहेड्रल। हाइब्रिडाइजेशन क्या है इसका sp3 तेजी से इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद हम IF7 की बात करेंगे। 2 मिनट का आपके पास टाइम है, नोट करिए इसको तेजी से। उसके बाद बात करते हैं IF7 आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड। शायद डायग्राम तो आपने इसका कल बना लिया था, इसलिए मिटा देते हैं, बात समझाना थी जो मैंने आपको समझा दी। अब बात करते हैं, बहुत सारी चीजें बनी रहेगी यहाँ पर, ये हटा देते हैं। चलिए स्टार्टिंग से ही समझाते हैं। चलिए भाई, अब आएगा IF7। इसका पूरा नाम है आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड, और ये दुनिया का एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें दोनों मेंबर एक ही फैमिली के हैं। आयोडीन भी हेलोजन फैमिली का है और फ्लोरीन भी हेलोजन फैमिली का मेंबर है। ये दो बहुत अजब प्रेम की गजब कहानी है कि एक ही फैमिली के मेंबर ने कंपाउंड का फॉर्मेशन किया। अब इसका रीजन क्या है? अपन कोवेलेंट बॉन्ड में, फॉर्मेशन में या आयोनिक बॉन्ड में ऐसी स्टडी कर चुके हैं। जिन एलिमेंट, जिन एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में मैक्सिमम डिफरेंस होता है वही बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं, ऐसा रूल था। तो यहां भी आयोडीन और फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस है, इसलिए एक ही फैमिली के मेंबर आपस में कंबाइंड हो जाते हैं, और इसीलिए इनको क्या बोलते हैं? इंटर हेलोजन कंपाउंड। और भी बहुत सारे एग्जांपल आएंगे बाद में। तो इसका नाम क्या देते हैं हम? इंटर हेलोजन कंपाउंड। हेलोजन के ही कंपाउंड है, इसमें कोई दूसरा मटेरियल, दूसरा एलिमेंट प्रेजेंट नहीं है। आयोडीन भी हेलोजन फैमिली का मेंबर है और फ्लोरीन भी हेलोजन फैमिली का। और ये क्यों कंबाइंड हो पाए? क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में लार्ज डिफरेंस है। तो ये आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड का डायग्राम बना। अब ये फॉर्मेशन कैसे हुआ? आयोडीन इसमें क्या है? सेंट्रल एटम। फ्लोरीन फॉरेन एटम है। फ्लोरीन बाहर से आया, जो ज्यादा होते हैं वो फॉरेन एटम है, जो अकेला है वो सेंटर में रहेगा। तो आयोडीन में इलेक्ट्रॉन कितने? 53। बॉन्ड फॉर्मेशन में इलेक्ट्रॉनिक आइडिया होना जरूरी है। तो फर्स्ट ऑर्बिट में 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 18, लास्ट 7। वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व होते हैं। आयोडीन के पास आपको मिले 7 इलेक्ट्रॉन। डायग्राम क्या होगा? 1 2 3 4 5, I+2 IP5, और फिफ्थ सेल है तो d ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, वेकेंट होगा। तो ये s ऑर्बिटल 2 इलेक्ट्रॉन, p ऑर्बिटल में कितने? 5 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5, और d ऑर्बिटल कितने? 5। ये वेकेंट। ये भाई आयोडीन की कौन सी स्टेज है? ये आयोडीन की ग्राउंड स्टेट है। अब हाइब्रिडाइजेशन होगा, हाइब्रिड होंगे ऑर्बिटल, तो एक्साइटेशन स्टेट आएगी। जितने भी पॉसिबल होंगे इलेक्ट्रॉन अनपेयर्ड ऑर्बिटल को प्रोड्यूस करेंगे। तो चलिए एक्साइटेड स्टेट में क्या होगा? देखिए ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, तो यहाँ कितना बचेगा? 1। तो भाई p ऑर्बिटल भी वेकेंट होगा और d ऑर्बिटल वेकेंट प्रेजेंट था। तो आप देखिए ये इलेक्ट्रॉन आगे जाएगा, ये भी आगे जाएगा और ये भी आगे जाएगा। तो यहाँ कितने ऑर्बिटल हो जाएंगे एक्साइटेड स्टेट में? 7 ऑर्बिटल अनपेयर्ड हो जाएंगे, और ये बॉन्ड फॉर्मेशन में इन्वॉल्व हो जाएंगे। आपको पता है फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट सिंगल इलेक्ट्रॉन है, उसका pz ऑर्बिटल आकर के इससे मैचिंग करेगा।
ये हो गया ये। अब आपको ये पता है कि इसमें एक फ्लोरीन और इंक्रीज हुई एज कंपेयर टू SF6। SF6 के कंपैरिजन में एक फ्लोरीन और आई, पहले 6 थी, अब एक और इंक्रीज हुई, तो उसको भी तो एडजस्टमेंट करना पड़ेगा आयोडीन को। आयोडीन की साइज लार्जर है, सल्फर स्मॉलर साइज का था, तो आयोडीन लार्जर है तो एडजस्ट करेगा। अब यहाँ इसका डायग्राम बना है, इसका नाम अपन थोड़ा सा हटा देते हैं। आयोडीन हेप्टाफ्लोराइड इसका नाम है, इंटर हेलोजन कंपाउंड के नाम से फेमस है। अब आयोडीन इसमें कैसा होगा, सेंटर में। अब दो फ्लोरीन तो वही है भाई, दोनों फ्लोरीन कहीं नहीं गई है। जैसे सल्फर में थी, एक कहाँ थी, एक टॉप पर थी और एक बॉटम में थी, वो कहीं नहीं गई। ठीक है, ये और ये दोनों अपनी जगह। अब देखो एक फ्लोरीन कहाँ एडजस्ट हुई, डायग्राम में समझाऊंगा। 4 फ्लोरीन 4 कॉर्नर पे थी SF6 में, वो फ्लोरीन चारों यही है। अब इसके और इसके बीच में एक फ्लोरीन ऐसे एडजस्ट हो गई और वो एंगल बनाएगी 72 डिग्री। जो बोर्ड पर डायग्राम बनाना मुश्किल है, मैं यहाँ समझा देता हूँ। 4 फ्लोरीन 4 कॉर्नर पर है, एक फ्लोरीन ये बॉटम में, एक टॉप पर, 6 तो हो गई आपकी, एक की प्रॉब्लम थी। एक यहाँ कहीं ऐसे बीच में एडजस्ट होती है, मतलब इस प्लेन के ऊपर और इसके बीच में। तो एंगल कितने का बन जाएगा, 72 डिग्री। जो बुक में लिखा हुआ आप देख लेना, इससे इसका एंगल कितना है, 90 डिग्री। अब वो किसी के भी बीच में वहां ऐसे रहेगी, ऐसे रहेगी, तो 72 डिग्री का एंगल बनाएगी वो इससे। 1 2 3, एक यहां रहेगी और एक ऐसे रहेगी। ये 5 फ्लोरीन है। अब बोर्ड पर तो इसी तरह बनेगा, ये देखिए इस तरह का डायग्राम बनेगा। पहले ये स्क्वायर था, एक फ्लोरीन बीच में हो रहा है, तो इसने बना दिया पेंटागोनल। तो इसकी ज्योमेट्री यहां लिखूंगा कैसी होगी, यहां लिख देता ना, पेंटागोनल। देख ये 5 कॉर्नर बन गया, मीन्स पेंटागोनल हो गया। एक पिरामिड इधर है, एक पिरामिड ऊपर है, तो पेंटागोनल बाय पिरामिडल। ये इसकी ज्योमेट्री। बाकी एंगल तो आपको समझ में आ गया है। 90 डिग्री का एंगल होगा एक, और दूसरा एंगल कितने का होगा, 72 डिग्री का। इनसे इन चारों का जो एक एडजस्ट जो हुई वो 72 डिग्री के एंगल से रहेगी। बोर्ड पर से सारी चीजें नोट करिए। आपको एग्जाम के लिए ये याद रखना है कि इसका डायग्राम क्या है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल, बॉन्ड एंगल क्या है, 90 डिग्री 72 डिग्री, और ये इसका डायग्राम है, पेंटागोनल बाइपिरामिडल। इंटर हेलोजन कंपाउंड इसको बोलते हैं। बोर्ड पर से सारी चीजें नोट करिए 2 मिनट के अंदर। उसके बाद फिर बात करते हैं, किसी नए कंपाउंड की स्टोरी सुनेंगे। ये sp3d3 का एग्जाम्पल है। प्रतीक प्रतीक तुला PS डायग्राम बोर्ड पर बना हुआ है, आप इस डायग्राम से अपने डायग्राम को मैच करिए। ये हकीकत है। अब आपने जो इस पे इमेजिन किया वो बादल आ गए, वो तो एक जस्ट आइडिया था कि ऐसा हो सकता है वैसा हो सकता है। करेक्ट ही है। आपकी बुक में चेक करिए, बुक में भी आपको ऐसा ही मिलेगा।
पेंटागोनल बाइपिरामिडल। चलिए भाई, IF7 के बाद अब हम हाइब्रिडाइजेशन के उस कंसेप्ट पर जाएंगे कि किसी कंपाउंड का जब हमको हाइब्रिडाइजेशन और ज्योमेट्री पता करना है तो क्या बार बार ऐसे डायग्राम बनाएंगे, और ऐसे डायग्राम बनाएंगे तो एग्जाम में टाइम बहुत लगेगा। तो उसके लिए हमारे पास एक सॉल्यूशन है, और वो ऐसा सॉल्यूशन है कि जिसमें आप वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का आपको आइडिया होना चाहिए और थोड़ी सी कैलकुलेशन आना चाहिए। तो उससे हम अननोन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन भी पता कर सकते हैं। उसके 2-3 फार्मूले हैं अलग अलग, 2 आपको बुक में मिलेंगे, एक फार्मूला आपको बुक में नहीं मिलेगा। सबसे पहले वो समझाऊंगा जो बुक में है, फिर समझेंगे जो बुक में नहीं। चलिए, अब हाइब्रिडाइजेशन का नेमिंग आपको पता करना है किसी भी कंपाउंड का, और आपके लिए वो अननोन है। मतलब आपको क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया ही नहीं, पता ही नहीं, उसके हाथ पैर ही पता नहीं आपको किधर कहाँ से कंपाउंड आएगा। लेकिन अगर आपको ये पता है कि उसके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, तो आप बता सकते हो कि उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा। अब पहले स्टार्टिंग वहीं से करें जो चीजें आपके पास लिखी हुई है, जिनकी स्टडी आपने डिटेल की है, और उनके ही पहले हाइब्रिडाइजेशन पता करें। जैसे CH4 NH3 वाटर BF3 BeCl2, उसके बाद आपने स्टडी की PCl5, फिर SF6, और लास्ट में आपने किसकी स्टडी की IF7। इन सबके हाइब्रिडाइजेशन हम फार्मूले से पता करें, क्योंकि डायग्राम बनाओगे तो कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन 1s2 2s2 p6 ना, फिर उसका डायग्राम बनाओगे, ऑर्बिटल को एक्साइटेड स्टेट में ले जाओगे, फिर हाइब्रिडाइजेशन पता करोगे। तो दूसरे बच्चे को तो वर्बली याद है कि मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, आप कैलकुलेशन करते रहना, एग्जाम में वो आंसर टिक कर देगा, सिलेक्शन उसका होगा। पहले वो डॉक्टर इंजीनियर बनेगा, बाद में आपका नंबर आएगा। तो आपके पास भी टेक्निक होना चाहिए कि हम हाइब्रिडाइजेशन को उतनी फास्ट तरीके से कैसे कैलकुलेट करें जैसे कोई दूसरा बच्चा करता है, या दूसरा बच्चा किसी बड़ी कोचिंग में है और उसको आइडिया आता है, उसको शॉर्ट ट्रिक पता है कि इस शॉर्ट ट्रिक से हम हाइब्रिडाइजेशन का नाम पता करें, तो हमें भी वो शॉर्ट ट्रिक याद होना चाहिए जो इंटरनेशनल ट्रिक्स है। जैसे दिल्ली में कोई बच्चा पढ़ता है तो उसके पास टेक्निक है, अपने पास नहीं है, इसका मतलब हमने गलती की कि 17 में रुक गए। नहीं, हमारे पास भी वो टेक्निक है, हम वो टेक्निक डेवलप करेंगे जो दिल्ली का बच्चा वहां बैठ करके किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में स्टडी करता है, या कोटा में कोई बच्चा अपनी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिट है, उसको जो टेक्निक पता वो हमको भी पता होना चाहिए, तब हम उसके इक्वल फाइटिंग कर पाएंगे। क्योंकि ये फाइटिंग का कंसेप्ट है, यहाँ पर कंपटीशन है। फाइटिंग का मतलब उसको जाके मुक्केबाजी नहीं करना, आपको फाइटिंग का मतलब है कंपटीशन। तो कंपटीशन में हमको हर वो चीज आना चाहिए जो किसी बड़े इंस्टीट्यूट के बच्चे को भी आती है। और दूसरी चीज, हम सतारा में रहते हैं, हम सतारा में रुके हैं और हमने शर्मा सर पर भरोसा किया है, इसलिए हमें वो सारी चीजें आना चाहिए जो दुनिया के किसी बच्चे को ना आए। इसलिए जब भी आपको कोई शॉर्ट ट्रिक सिखाई जाती है तो दूसरे बच्चे को मत सिखाइए जब तक आप टीचर ना बन जाए। जिस दिन आप टीचर बन जाए उस दिन दूसरे को सिखाना। अभी अपनी टेक्निक अपने पास रखिए। अगर मान लीजिए आपने क्या किया कि अपनी टेक्निक दूसरे को सिखा दी और उसने एग्जाम में अप्लाई कर दी, तो उसके भी नंबर आपके बराबर है, आपके नंबर भी उतने ही है, तो फिर सिलेक्शन कहाँ से होगा। इसलिए अपनी शॉर्ट ट्रिक, अपनी टेक्निक को छुपा करके रखिए, अपने दोस्त या अपने दुश्मन दोनों को मत बताइए। अगर आपने अपनी सहेली को बता दी, देखिए मेरे पास एक टेक्निक है, हमें सर ने सिखाया, तो बस वो सीख जाएगी, आप रह जाओगे। इसलिए अपनी टेक्निक जो है, फास्ट टेक्निक जो है, कभी किसी को नहीं बताना चाहिए। चलिए आगे बढ़िए। तो यहाँ मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है, तो एक
टेक्निक क्या है? पहली टेक्निक नेम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। किसी भी कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता करना है तो आपको क्या करना है? नंबर ऑफ बॉन्ड पेयर, अब मैं यहाँ साइड में लिखूंगा बी पी बॉन्ड पेयर फर्स्ट प्लस लोन पेयर, दोनों का टोटल करके जो डिजिट आए उससे नंबर पता कर लीजिए, उससे हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। और अगर मान लो लोन पेयर और बॉन्ड पेयर का आंसर आया 2, कितना आया? 2, 1 नहीं आएगा कभी भी आंसर, और 2 से लेकर कहां तक आंसर आएंगे? 7 तक। बस 2 से 7 तक की काउंटिंग आपको पता होना चाहिए। जैसे कंपाउंड के अंदर आपको बॉन्ड पेयर और लोन पेयर का टोटल किया, पर ये पता होना चाहिए बॉन्ड पेयर कितने हैं, उसके अंदर लोन पेयर कितने। वहां एग्जाम में शर्मासर बताने नहीं आएंगे, आपको सेलेक्ट करना बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने। आपका आंसर क्या आया? 2, 3, 4, 5, 6, 7, बस इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा, इसकी टेंशन मत लीजिए। आंसर क्या आया आपका? बॉन्ड पेयर लोन पेयर का टोटल करने के बाद जो उस कंपाउंड के अंदर प्रेजेंट है बॉन्ड पेयर लोन पेयर, आंसर आया 2, मतलब उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp। इट मींस उसमें एक s ऑर्बिटल इन्वॉल्व है, एक p ऑर्बिटल इन्वॉल्व है। 2 आंसर आता है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन आंख बंद करके sp लिखिए। 3 आंसर आता है तो sp2 लिख दीजिए, क्योंकि s तो एक ही होता है, s को डबल मत लिख देना। 3 आंसर है तो एक s है, p के 2 होंगे। और आंसर तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3, एक s है, p के 3 है। अब p खत्म, p ऑर्बिटल तो 3 ही होते हैं, आप p ऑर्बिटल को और मत लिख देना। 5, अगर आंसर 5 आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d। अगर 6 आंसर आता है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा? sp3d2। 7 आंसर आएगा तो sp3d3। इससे ज्यादा आंसर नहीं आएगा, क्योंकि वैलेंसी सेल में जिसके पास 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं वही ये बॉन्ड फॉर्मेशन का टेंशन पैदा करता है। अदरवाइज जिसके पास ऑक्टेट कंप्लीट है वो क्यों टेंशन लेगा, वो तो नोबल गैस है। तो ये ध्यान रखिए, ये आपको याद करना है। साइड में मैंने लिख दिया, लिखे रहेंगे। अभी बोर्ड पर ध्यान से समझिए। एक फार्मूला तो मैंने ये लिखा कि आपको बॉन्ड पेयर लोन पेयर पता होना चाहिए। क्लियर? अब आगे जब चलेंगे तो ये भी पता बताएंगे, ये भी आपको सिखाएंगे कि बॉन्ड पेयर लोन पेयर कैसे पता करें। उसमें आपको दोनों एटम जो कंबाइंड होते हैं उनकी रिक्वायरमेंट पता होना चाहिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल समझा, मीथेन, ये वाला फार्मूला रन करेंगे, इसके बाद एक फार्मूला और आएगा, वो और सिंपल है। उसमें आप आसानी से हाइब्रिडाइजेशन और सरल तरीके से सिंपल वे में कैलकुलेट कर सकते हैं। फिर एक तीसरी ट्रिक आएगी, उसमें आपको बताएंगे कि नाम सुनते ही आप हाइब्रिडाइजेशन का नाम बता दो, लेकिन वो ट्रिक किसी को नहीं बताना, वो शर्मा सर की डेवलप ट्रिक है, वो अपने पास रखना। तो यहाँ पर बॉन्ड पेयर लोन पेयर को कैसे कैलकुलेट करते हैं देखिए। वैलेंसी सेल के इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए। आप जाओ मीथेन का पता करें। कार्बन, कार्बन के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 4, ये याद है आपको, याद होना भी पड़ेगा, करना भी पड़ेगा। कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन, कितना हाइड्रोजन अटैच है मीथेन में? 4। बाहर से एटम कितने आए? 4। कार्बन ने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए। जब इलेक्ट्रॉन डोनेशन हो वो समझ लो बॉन्ड पेयर है। कार्बन के वैलेंसी सेल में 4 इलेक्ट्रॉन थे, 4 हाइड्रोजन आए, उसने 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, मतलब टोटली बॉन्ड पेयर का फॉर्मेशन हुआ। नॉट लोन पेयर, एब्सेंट है लोन पेयर कार्बन में, उसने अपने वैलेंसी सेल के 4 इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन को डोनेट करे। तो बॉन्ड पेयर कितने हो गए? यहाँ लिखेंगे फार्मूला, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और इक्वल में जो आंसर आएगा फिर हम हाइब्रिडाइजेशन पता करते चलेंगे। पहले ये फार्मूला सिखाऊंगा। चलो, कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंसी सेल में, उसने चारों डोनेट कर दिए, 9 लोन पेयर। लोन पेयर क्या है? 0। आंसर क्या आया? 4। 4 का मतलब sp3, ये आ गया आंसर। तो मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन क्या है? sp3। ये बॉन्ड एंगल कैलकुलेट करने की टेक्निक नहीं है, ये केवल हाइब्रिडाइजेशन के कैलकुलेशन की टेक्निक है। बॉन्ड एंगल अलग से याद करना, वो फिक्स है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। मींस वो डिवाइस से मेजर किया है, फिक्स है, बदलता नहीं है बार बार।
मीथेन में 4 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, आंसर बना टोटल 4, sp3। वहां लिखा हुआ है, यहाँ से लिखा लेंगे, ये आपको याद करना पड़ेगा। चलिए अब आ जाइए अमोनिया। चलिए वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पर देखिए, वीपीटी थ्योरी में वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का आइडिया होना चाहिए। नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, उससे हाइड्रोजन कितने अटैच हुए देखो ध्यान से, 3। मींस यहाँ क्या हुआ कहानी, 5 इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन के पास थे, हाइड्रोजन तो उधर से 3 आए, तो नाइट्रोजन ने अपने कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, 3। जो डोनेशन किया वो बॉन्ड पेयर, तो नाइट्रोजन ने अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3 डोनेट किए हाइड्रोजन को, तो बॉन्ड फॉर्मेशन तो हुआ 3। 2 इलेक्ट्रॉन उसने डोनेट नहीं किए, इट मींस वो लोन पेयर। 2 इलेक्ट्रॉन का एक पेयर बना मतलब सिंगल लोन पेयर। तो यहाँ पर अमोनिया के अंदर बॉन्ड पेयर कितने हैं, 3, जो डायग्राम आपके पास बना हो उसमें चेक कर सकते हो। नाइट्रोजन अपने वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5 रखता है, उसने हाइड्रोजन को 3 डोनेट किए मतलब 3 बॉन्ड पेयर। जो डोनेशन हुआ वो बॉन्ड पेयर, जो रिमेनिंग है वो लोन पेयर। एक लोन पेयर इसके पास बच गया, 2 इलेक्ट्रॉन बच गया मतलब एक लोन पेयर। 3 + 1 = 4, और का मतलब अमोनिया का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 है, जो कल हमने प्रूव किया था, या है, बदलेगा नहीं, जो आंसर कल आया था वही आ जाएंगे। आगे बढ़िए, वाटर के पास चलिए। वाटर में ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन के पास वैलेंसी सेल में 6 इलेक्ट्रॉन, ये पता होना चाहिए। हाइड्रोजन उधर से कितने आए, 2, मतलब ऑक्सीजन ने 6 इलेक्ट्रॉन में से 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए हाइड्रोजन को, तो 2 इलेक्ट्रॉन तो गए, मतलब 2 बॉन्ड पेयर है। अब 6 में से 2 इलेक्ट्रॉन तो हाइड्रोजन को डोनेट कर दिया, मतलब 2 तो बॉन्ड पेयर बचे, 4 के लोन पेयर कितने बनेंगे, 2 पेयर है वो, टोटल 4 का मतलब sp3। वाटर का हाइब्रिडाइजेशन भी sp3 था, तो 2 बॉन्ड पेयर 2 लोन पेयर, टोटल 4 बार sp3। आगे बढ़िए, bf3, बोरान के पास जाइए। बोरान के पास टोटल इलेक्ट्रॉन होते हैं 5, फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 3, मतलब बोरान के वैलेंसी सेल में, वैलेंसी सेल का गेम है हाइब्रिडाइजेशन का नाम पता करना, टोटल इलेक्ट्रॉन से कोई लेना देना नहीं, टोटल इलेक्ट्रॉन बात का कंसेप्ट। बोरान के वैलेंसी सेल में 3 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन आया कितने, 3, फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट 1 इलेक्ट्रॉन। अब बोरान ने अपने तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट कर रखे, मतलब 3 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0 बचेगा। बोरान ने तो तीनों इलेक्ट्रॉन फ्लोरीन को डोनेट किए, तो 3 फ्लोरीन आई, तो आंसर बना 3 का मतलब sp2। ठीक है, आगे समझते हैं। BCl2, बेरिलियम के आउटर में 2, क्लोरीन आई 2, उसने दोनों इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिए, तो 2 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, आंसर 2 बार sp। अब फास्फोरस के पास चलते हैं। फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 5, क्लोरीन आई 5, फास्फोरस ने अपने 5 इलेक्ट्रॉन डोनेट किए, जो डोनेशन वो बॉन्ड पेयर, जो रिमेनिंग वो लोन पेयर, तो इसके पास 5 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, आंसर बना 5 sp3। इसमें भी देखिए, सल्फर के पास 6 इलेक्ट्रॉन थे वैलेंसी सेल में, उसने 6 क्लोरीन को डोनेट किए, 6 बॉन्ड पेयर, लोन पेयर 0, 6 sp3। यहां भी वही कहानी है, इस चीज को बोर्ड पर से पहले नोट करिए, उसके बाद दूसरा फार्मूला सिखाते हैं। ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने का पहला फार्मूला है, जिसका नाम है, हाइब्रिडाइजेशन का नेम इक्वल टू बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। करिए नोट। पहला फार्मूला आपके सामने आया, बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर। बोर्ड पर से 2 मिनट के अंदर नोट करिए, प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी।
नेट की प्रॉब्लम आती रहती है, उसका टेंशन मत पालिए, उसकी प्रॉब्लम सॉल्व कर देते हैं, लेकिन फिर भी मेरे हाथ में नहीं है। अब प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी। देखिए अभी भी प्रॉब्लम है। कौन है? मानसी। मानसी, अब प्रॉब्लम सॉल्व हो गई होगी। बोर्ड पर से नोट करिए। वैसे भी 2-4 बच्चे भाग चुके हैं अभी उठ करके इसमें से। अब थोड़ी देर बाद बंद हो जाएगा, देखिए इसको। बोर्ड पर से विथ फार्मूला नोट करिए। ये हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने का फर्स्ट फार्मूला है, जिसमें आता है बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, और इसके बेस पर हम कैलकुलेशन करेंगे। चलिए भाई, नोट किया होगा सबने। फार्मूला नोट किया। चलिए, एक ने नोट किया। चलिए भाई, अब इसके बाद सेकंड फार्मूला, इन सबको हम अब यहां से हटाएंगे और दूसरा फार्मूला सीखेंगे। और फिर उन किसी भी कंपाउंड के अंदर जो अननोन कंपाउंड है, जिसके बारे अभी आपने इनकी तो स्टडी की है, अननोन कंपाउंड का भी हाइब्रिडाइजेशन फिर हम कैलकुलेट कर सकते हैं। तो पहले इसको हटा देते हैं, पहले दोनों फार्मूले सीख लें। अब फार्मूला बदलेगा, लेकिन उसका मीनिंग यही से कहीं से है, जैसा अभी इसमें समझा। सेकंड फार्मूला ध्यान से समझिए। सेकंड फार्मूला, पहले उसका रूल समझेंगे, रेगुलेशन समझेंगे, फिर अप्लाई करेंगे। नियम ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का नियम हमको पता करना है, तो सेकंड फार्मूला क्या यूज करें। फिर दोनों में से आपको जो सिंपल लगे उसको अप्लाई करते रहेंगे। टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स। ध्यान से समझिए, उस कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स आपस में कंबाइंड हुए हैं उनका टोटल। बट कौन से इलेक्ट्रॉन का टोटल? वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का। ध्यान रखिए, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम्स ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड के अंदर जितने भी एटम्स प्रेजेंट है उन सबके वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का टोटल करिए। टोटल करने के बाद या तो उसको 2 से डिवाइड करिए या 8 से। अब यहाँ 2 फिगर है जिससे आपको डिवाइड करना है, या तो 2 से डिवाइड करेंगे या 8 से। तो फिर इसमें क्या होगा? केस फर्स्ट, 2 से डिवाइड कब करें? जब टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का टोटल 8 आर लेस देन 8 तब 2 से डिवाइड करना है। 8 क्या लिख देता हूं, आर लेस देन 8 तब किससे डिवाइड करना है? 2 से। और जो आंसर आए उससे हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा। सिंपल सा कंसेप्ट है। ऑल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन एटम के जितने भी उनका टोटल करिए। अगर वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का टोटल 8 आर लेस देन 8 आता है तो आपको 2 से डिवाइड करना। और अगर इसका केस सेकंड है, अगर मोर देन 8 आता है तो फिर 8 से डिवाइड करना। तो केस सेकंड क्या हो गया? मोर देन 8 देन डिवाइडेड बाय 8। फिर इसमें से कोई आंसर आएगा 2 से 7 तक, आपको हाइब्रिडाइजेशन पता चल जाएगा।
देखते हैं। पहले बात करें मीथेन की। वैलेंसी इलेक्ट्रॉन पता होना चाहिए, ऊपर से उतर करके आपको कोई हेल्प करने वाला नहीं है। कार्बन और हाइड्रोजन जब रिएक्ट हुए तो मीथेन का फॉर्मेशन हुआ। मीथेन में कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, हाइड्रोजन के पास कितना वैलेंसी इलेक्ट्रॉन होता है? 1, लेकिन हाइड्रोजन आए कितने? 4, तो 4 वैलेंसी इलेक्ट्रॉन लेकर के आए, ये 4 प्लस कर दिया। आंसर क्या आया? 8। यहाँ केस फर्स्ट अप्लाई करिए। आपको बोला था टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 8 या लेस देन 8 हो तब 2 से डिवाइड करना, तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे। 2 से डिवाइड करोगे तो आंसर क्या आएगा? 4। 4 का मतलब sp3। पहले भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन था, जब स्टार्टिंग में डिटेल आपने स्टडी की थी तब भी मीथेन का हाइब्रिडाइजेशन sp3 था। बॉन्ड पेयर लोन पेयर का फार्मूला लगाया तब भी sp3 था, और अभी भी sp3। फार्मूला चेंज करने से हाइब्रिडाइजेशन का नाम चेंज नहीं होता है। डिफरेंट डिफरेंट टेक्निक है, लेकिन ये वाली टेक्निक आपको बुक के अंदर नहीं मिलेगी, इसलिए इसको अलग से लिखिए। अगला अमोनिया के पास चलते हैं। नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन के पास तो एक ही होता, पता है आपको, वो आया 3, तो 3 इलेक्ट्रॉन उसके वैलेंसी सेल के। 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4। 4 का मतलब sp3। आपसे हाइब्रिडाइजेशन का नाम पूछेगा, उसका डायग्राम नहीं पूछेगा, ना उसका बॉन्ड एंगल पूछेगा। जब हाइब्रिडाइजेशन पूछेगा 3 चीज एक साथ नहीं पूछी जाती, हाइब्रिडाइजेशन का नाम पूछेगा, तो आपको इस टेक्निक से हाइब्रिडाइजेशन पता करना है। सेकंड टेक्निक है। वाटर में चलिए, ऑक्सीजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, हाइड्रोजन लेकर के आया 2, 8 डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू 4 4 बार sp3। इन तीनों का हाइब्रिडाइजेशन पहले भी sp3 था, आज भी sp3 और कल भी sp3 रहेगा। bf3 में आइए, बोरान के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3। ये ध्यान रखिए, टोटल इलेक्ट्रॉन को प्लस नहीं करना है, वैलेंसी इलेक्ट्रॉन का सम करना है। बोरान के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 3। फ्लोरीन कितने लेकर के आया? फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। ये पता होना चाहिए, क्यों कि वीपीटी थ्योरी की अगर स्टडी करना है तो इलेक्ट्रॉनिक आइडिया आपको पता होना चाहिए। फ्लोरीन लेकर के आता वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, 1, तो 3 कितने लेकर के आएंगे? पता है आपको? 21। एक फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7 इलेक्ट्रॉन, तो 3 के थे 21 हो गए, 3 बोरान के, टोटल मिलकर के क्या हो गया? 24। अब केस सेकंड अप्लाई करिए। इफ द टोटल इलेक्ट्रॉन वैलेंसी सेल के सम टोटल मोर देन 8 हो तब 8 से डिवाइड करें, तो ये 8 से डिवाइड होगा। डिवाइड करिए 3 का मतलब sp2। वहीं से ले रहे हैं अपन कंसेप्ट जो यहाँ लिखा है। इस पर आइए, BCl2 बेरिलियम के 2 इलेक्ट्रॉन, क्लोरीन, एक क्लोरीन हेलोजन फैमिली का मेंबर है, फ्लोरीन की सिस्टर है वो, तो इसके पास 7 इलेक्ट्रॉन है, तो इसके पास भी 7 ही इलेक्ट्रॉन है। एक क्लोरीन के पास 7, तो 2 के पास 14, टोटल 16 डिवाइडेड बाय 8 इक्वल टू 2 मींस sp। फार्मूला बदलने से हाइब्रिडाइजेशन नहीं बदलता, हाइब्रिडाइजेशन वही आते जा रहे पहले वाले, लेकिन टेक्निक हम कोई दूसरी लगा रहे हैं। क्लियर? PCl5 में जाओ, फास्फोरस के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, एक क्लोरीन लेकर के आता 7, तो 5 क्लोरीन कितने लाएगा? 35, टोटल 40 डिवाइडेड बाय 8। 5 का मतलब sp3d, पहले भी यही था अभी भी है। SF6 सल्फर के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, क्योंकि सल्फर अकेला है। फ्लोरीन 6 आई, एक के वैलेंसी सेल में 7, तो 6 के 42, टोटल बना 48 डिवाइडेड बाय 8, आंसर बना 6 sp3। IF7 में जाइए, 7 और ये बना 49, टोटल बना 56 डिवाइडेड बाय 8, आंसर बना 7। 7 का मतलब sp3d। ये टेक्निक सीखिए और किसी को बताना नहीं, नोट करिए। ये हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करने की सेकंड टेक्निक है। दोनों की मैचिंग है क्योंकि दोनों से आंसर सेम आते हैं।
नोट करिए भाई, फटाफट तेजी से लिखिए, तेजी से हाथ पैर चलाइए। अच्छा, ये रिकॉर्डिंग है, चल कोई बात नहीं, रिकॉर्डिंग है तो हाँ, ये तो यूट्यूब पे डालना पड़ेगा। कोई बात नहीं, 17 के बच्चों को तो नहीं आएगा ना, कौन सारे बच्चे देखते हैं ट्यूब पर। देखिए, ये टेक्निक आपके सामने पहली बार आई, इसलिए आपको स्पेशल टाइप की ट्रिक लगती है, लेकिन जो बच्चे 11th पढ़ चुके हैं उन सबको ये याद होती है, या पूरी दुनिया के बच्चे इसी ट्रिक से हाइब्रिडाइजेशन के नेम की कैलकुलेशन करते हैं। आप अगर कोटा इंस्टीट्यूट में जाओगे तो कोटा में भी इसी टेक्निक से बच्चा हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट कर रहा है। दिल्ली के बच्चे के पास जाओगे वो भी इसी से कैलकुलेशन करेगा। तो हमारे पास भी ये टेक्निक होना चाहिए कि जो दूसरे इंटेलिजेंट बच्चे हैं जिनसे हम फाइटिंग करेंगे, उनको जो आता हमको भी आना चाहिए। इसलिए इस टेक्निक को हम यहाँ पर स्टडी करते हैं। चलिए, अब किसी ऐसे अननोन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे जिसके बारे में हमने पढ़ा नहीं अभी तक। तो ये स्टडी की डिटेल, अब देखते हैं क्या होता है। एक दो कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन हम पता करते हैं और फिर आगे की बात करेंगे, उसमें क्या सीखना है। और चलिए, फार्मूला यही रहेगा, लेकिन उसमें केस थर्ड आ जाएगा। जैसे XCF जिनान डाइफ्लोराइड, क्या नाम है इसका? XCF2 जिनान डाइफ्लोराइड। तो जिनान का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन पता होना चाहिए। जिनान के पास, यहाँ साइड में लिख देता हूं, जिनान के पास 54 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इन द फर्स्ट ऑर्बिट 2, सेकंड 8, थर्ड 18, फोर्थ 18, लास्ट 8। आप भी इसको नोट कर लीजिए एक बार, क्योंकि इसके 4-5 कंपाउंड बोर्ड पर आएंगे। तो जिनान के टोटल इलेक्ट्रॉन 54, उसके आउटर वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ये नोबल गैस। तो हम यहाँ पर जब XCF2 जिनान डाइफ्लोराइड का हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, ये हमने स्टडी नहीं किया लेकिन डायरेक्ट कैलकुलेशन करना है। तो जिनान के पास वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 8। मैं देखो दोनों फार्मूले लगाऊंगा आपको, बॉन्ड पेयर लोन पेयर, और ये बाद वाला ध्यान से समझना। जिनान के वैलेंसी सेल में कितने इलेक्ट्रॉन थे? 8। अब उसके पास कौन आया? उसके पास आया फ्लोरीन। तो फ्लोरीन की रिक्वायरमेंट तो 2 इलेक्ट्रॉन है। वो 10 इलेक्ट्रॉन हो तो भी क्या मतलब उसको? फ्लोरीन कितने गेन करेगा? एक फ्लोरीन 1 इलेक्ट्रॉन गेन करता है। 2 फ्लोरीन आई उसके पास, 2 इलेक्ट्रॉन गेन करेगी। मतलब जिनान ने केवल अपने 2 इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, मीन्स यहाँ 2 बॉन्ड पेयर है। ये हो गया बॉन्ड पेयर प्लस लोन पेयर, इसी से आंसर आ जाएगा। जिनान के पास वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन थे, उसने फ्लोरीन को केवल 2 डोनेट किए, मींस 2 बॉन्ड पेयर। रिमेनिंग इलेक्ट्रॉन 6, उसके बने 3 लोन पेयर। ये 3 लोन पेयर, आंसर बना 5। 5 का मतलब sp3b, ये इसका हाइब्रिडाइजेशन आंसर आ गया 1 मिनट। अब ये वाला फार्मूला लगा है, टोटल वैलेंसी इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑल एटम डिवाइडेड बाय 2 और 8। देखो जिनान के वैलेंसी सेल में इलेक्ट्रॉन 8, ये सेकंड फार्मूला है। जिनान के वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन कितना लेके आया? फ्लोरीन के वैलेंसी सेल में 7, 1 के पास, तो 2 के पास 14, ये हुआ 22। अब आप बोलोगे सर ये तो 8 से डिवाइड ही नहीं होता है, तो आपको टेंशन लेने की क्या जरूरत? जिसने ये फार्मूला बनाया होगा उसने जिस दिन पहले दिन यही टेंशन लिया होगा कि ये तो 8 से डिवाइड ही नहीं होता, मैंने तो फार्मूला 8 से डिवाइड करने का बनाया। फिर उसने कुछ नई टेक्निक डेवलप की होगी, उसने बोला ठीक है ना डिवाइड हो, डरिए मत,
आप तो डिवाइड कर दीजिए 8 से, जो भी टोटल आता है उसको 8 से डिवाइड करिए। कितने टाइम डिवाइड होगा? 2 टाइम। 8 3 जा तो 24 हो जाता है, ज्यादा नहीं जाना है, 2 बार डिवाइड होगा। यहाँ 2 लिख लीजिए, हो गया ये 8 2 जा 16, ये 2 टाइम डिवाइड हो गया, ऐसा लिख लीजिए। अब प्लस करेंगे, किसको प्लस करेंगे बाद में सोचते हैं। अब ये बताओ कि 8 से जब 22 को डिवाइड किया तो 16, यहाँ डिवाइड करके बता देता हूं। ये 8 से डिवाइड किया, 8 2 जा 16, रिमेनिंग क्या है इसको ध्यान रखना। रिमेनिंग क्या है? 6 इलेक्ट्रॉन, इसको 2 से डिवाइड करना, ये केस थर्ड। केस थर्ड क्या बना हाइब्रिडाइजेशन के फार्मूले का, कि जो सम आता है ऑल वैलेंस इलेक्ट्रॉन का, अगर वो 8 से डिवाइड ना हो तो टेंशन ना लेना, आप 8 से उसको डिवाइड कर दो, जो रिमेनिंग वैल्यू हो उसको फिर 2 से डिवाइड करो। तो ये 6 रिमाइंडर है, मींस बचा हुआ है, इसको 2 से डिवाइड करो, ये हो गया 3। ये जो 3 डिवाइड आंसर आया इसको यहाँ लाओ और प्लस करना, क्या बना आंसर? आई sp3। अरे आंसर पहले भी 5 था, अभी भी तो 5 ही आना है। अब देखो यहाँ पर एक चीज और सीखने को मिलती है कि अपने को ये पता चल जाता बॉन्ड पेयर कितने, लोन पेयर कितने। धीरे से देखो, जिनान के पास 8 इलेक्ट्रॉन थे, फ्लोरीन को उसने 2 दिए, मतलब 2 तो इसमें बॉन्ड पेयर है। 6 इलेक्ट्रॉन बचे, उनके लोन पेयर कितने बन गए? 3 लोन पेयर है। तो इससे ये भी आइडिया लग जाता है कि ये 2 क्या है? ये 2 बॉन्ड पेयर है। देखो इसमें भी तो कोई आंसर आया, आपका टोटल 22 था, आपने 8 डिवाइड किया, कितने टाइम डिवाइड हुआ? 2 टाइम। जो डिवाइड करने के पहले आंसर आता वो बॉन्ड पेयर है, और जो डिवाइड करने के बाद में आंसर आता बस वो लोन पेयर है। 2 + 3 वहां था, 2 + 3 यहाँ है भाई। नोट करेंगे, आगे बढ़ते हैं। अब जिनान की कहानी मिटाते हैं, क्योंकि जिनान की कहानी आपको पता है। चलिए भाई दूसरा कोई लेते हैं एग्जाम्पल। अब इसकी बात करें, जिनान टेट्राफ्लोराइड, जिनान टेट्राफ्लोराइड XeF4, जिनान के वैलेंसी सेल में 8 इलेक्ट्रॉन, ठीक, और फ्लोरीन कितना लेकर आया? 1 7 तो 4 28, इसको प्लस करो 36, 36 को 8 से डिवाइड करो, कंप्लीट डिवाइड नहीं होगा, और टाइम डिवाइड होगा। 36 से 8 से डिवाइड करोगे 32 4 टाइम, ये 4 इसके बॉन्ड पे आए। जो पहला आंसर आता वो बॉन्ड पेयर का आता। अब बचे कितने? 4 तो 2 लोन पेयर। तो यहां पर 4 बचा, उसको कितने से डिवाइड करोगे? 2 से। ये आंसर आया 2। ये क्या है? ये लोन पेयर है। 4 + 2 करिए, आंसर 6 का मतलब sp3d2। इस तरह हम किसी अननोन जो कंपाउंड हमने स्टडी नहीं किया है उसका हाइब्रिडाइजेशन भी हम पता कर सकते हैं इस फार्मूले से। और समझाते हैं, जैसे आपके पास है कार्बन डाइऑक्साइड, इसका हाइब्रिडाइजेशन पता करना, तो कार्बन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 4, ऑक्सीजन 2 है, 1 का वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 6, तो 2 के 12, ये 16 डिवाइड कर रहे हैं 2 का मतलब ये आ गया sp होता ही है, आएगा क्या? तो उसके तो पिताजी को भी आना पड़ेगा। एक अगला NH4 प्लस। अब आयन का हाइब्रिडाइजेशन पता करेंगे, तो घबराना नहीं, उसमें सब फार्मूले यही है। नाइट्रोजन के वैलेंसी इलेक्ट्रॉन 5, हाइड्रोजन कितने हैं? 4 इलेक्ट्रॉन लेकर के आया। अब पॉजिटिव आयन है तो एक गया ना, पॉजिटिव आयन के लिए 1 इलेक्ट्रॉन माइनस करना पड़ेगा, नेगेटिव होता तो 1 प्लस करते, ये माइनस कर दिया। 5 + 4 का आंसर आया 9, माइनस करो 1, रिमेनिंग 8, 2 से डिवाइड करो, 4 का मतलब sp3। इस तरह हम किसी अननोन कंपाउंड का हाइब्रिडाइजेशन भी इन फार्मूलों से कैलकुलेट कर सकते हैं।
आ रही बात समझ में? बोर्ड पर से नोट करिए और हाइब्रिडाइजेशन को कैलकुलेट करने की प्रैक्टिस करेंगे। मंडे को फिर नेक्स्ट जब लेक्चर होगा तब फिर एक बार इसकी प्रैक्टिस करेंगे और प्रैक्टिस के साथ आगे बढ़ेंगे। अभी यहाँ पर